मैं मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी को रेफर कर रहा हूं? अच्छा, यहाँ पे एक कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है जो इनकम टैक्स लॉज में समझाई गई है, उसे जरा समझना जरूरी है। कैपिटल एसेट को बताया गया है कि कैपिटल एसेट अमूमन तमाम एसेट्स ऑफ एनी काइंड कंसीडर किए जाएंगे कि वो कैपिटल एसेट है, अदर देन सर्टेन एक्सेप्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक इन ट्रेड है बिजनेस का, वो कैपिटल एसेट नहीं है। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बिजनेस का कोई डेप्रिशिएबल एसेट है, जैसे फॉर एग्जांपल हबीब बैंक है, उसकी कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग है, या ऐसी फॉर एग्जांपल इट माइट बी सम अदर बिल्डिंग जो कि कोई बिजनेस अपने ऑपरेशंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उनके कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए हो सकता है, वो फैक्ट्री हो सकती है। तो ये तमाम चीजें क्या है, डेप्रिशिएबल एसेट्स है। तो क्या डेप्रिशिएबल एसेट, डेप्रिशिएबल बिल्डिंग ये कैपिटल एसेट कहलाएगा? तो जवाब है नो। ये जो है, ये डेप्रिशिएबल एसेट जो है ये कैपिटल एसेट नहीं है। तो अकॉर्डिंगली जो कैपिटल गेन टैक्सेशन के प्रोविजंस हैं वो इस चीज के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। अच्छा, ऐसे ही एक हमारे पास कैटेगरी है डेवलपर्स एंड बिल्डर्स की। अच्छा, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का क्योंकि प्राइमरीली बिजनेस ऑब्जेक्टिव ही होता है लैंड डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन करके, और जो फ्लैट्स हैं फॉर एग्जांपल, जो बिल्डिंग्स हैं उनको सेल ऑफ करना, तो क्योंकि उनकी प्राइमरीली बिजनेस एक्टिविटी ही वही है, तो इस वजह से उनकी उनकी जो रियल स्टेट है उसे जो वो सेल ऑफ करते हैं उसे भी कैपिटल गेन टैक्सेशन से हटा के बिजनेस की कैटेगरी में लाया गया। तो इस वजह से जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं उनकी भी जो टैक्सेशन है वो कैपिटल गेन टैक्सेशन में नहीं अराइज होगी। तो आखिर में फिर हमारे पास कौन सी कैटेगरी बची? तो इनके अलावा बाकी जो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल आई एज एन इंडिविजुअल माइट ओन सम प्रॉपर्टी, या फॉर एग्जांपल ऐसा भी मुमकिन है कि कोई बिजनेस है और वो लैंड ओन करता है जो कि डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्सेशन के तमाम प्रोविजंस अप्लाई होंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ गेन, इन रिस्पेक्ट ऑफ होल्डिंग वैल्यूज, और जो भी उसे एसोसिएटेड प्रोविजंस हैं इन तमाम कैटेगरीज ऑफ एसेट्स पे हमारे ये आज की जो प्रोविजंस हम डिस्कस करेंगे ये अप्लाई होंगे। तो यहां तक तो हमारे पास क्लियर हो गया कि जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो हम कौन से एसेट्स को रेफर कर रहे हैं। आइए अब समझते हैं कि आखिर इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्सेशन का पाकिस्तान में हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव रहा क्या है। इंटरेस्टिंगली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बड़े अरसे तक ये सोचता रहा कि जो बिजनेसेस हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जहां पे प्रॉपर्टी की बात आती है तो वो दो ही तरीकों से गवर्नमेंट उनसे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है। और जो इंडिविजुअल्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, और वो बड़े सर्टेन रिस्ट्रिक्टेड तरीकों से ही अपनी इनकम कमाते होंगे फ्रॉम दीज रियल स्टेट एसेट्स। किस तरीके से? जैसे गवर्नमेंट का ये मानना था कि जो बिजनेसेस हैं वो प्रॉपर्टी से सिर्फ मेनली रेंटल इनकम कमा सकते हैं, जो कि एक अलग से क्लास ऑफ हेड ऑफ इनकम है जिसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहा जाता है, जो कि इनफैक्ट हमारी आज का डिस्कशन का एम्बिट नहीं है, क्योंकि आज हम कैपिटल गेन टैक्सेशन डिस्कस करेंगे प्राइमरली ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान ये समझती रही बड़े तवील अरसे तक कि जो रियल स्टेट है उससे बिजनेसेस सिर्फ रेंटल इनकम कमा सकते हैं, या जैसे हमने पिछली साइड में डिस्कस किया कि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, क्योंकि उनका काम ही होता है लैंड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल स्टेट, और उसको फिर वो सब्सिक्वेंटली सेल ऑफ करते हैं, या तो उसी से ही वो अपना कोई इनकम कमाएंगे जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आके टैक्स करेंगे। तो वन वाज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और फिर उससे कुछ दूसरे एसोसिएटेड टैक्सेस थे जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू अर्न करती थी। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल वैल्यू टैक्सेशन था, जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंप ड्यूटी थी, टाउन टैक्स था। ये तमाम वो टैक्सेस हैं जो अदर प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं। ये वो टैक्सेस हैं जो अक्सर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कलेक्ट करते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल रेजिडेंट्स। तो गवर्नमेंट जो है प्राइमरीली अपनी जो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज थी वो इन तक ही रिस्ट्रिक्ट करते थे। उनका ख्याल अमूमन ये नहीं था कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो गेन बहुत ज्यादा अपनी इनकम कमाते होंगे फ्रॉम सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज। सो दे माइट बी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज और दे माइट जस्ट बी प्लॉट्स ऑफ लैंड या पार्सल्स ऑफ लैंड। लेकिन गवर्नमेंट ने सब्सिक्वेंटली ये रियलाइज किया आइदर ऑन देयर ओन और आइदर ऑन प्रोडिंग ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल आईएमएफ भी जो है इस मैटर को बहुत ज्यादा स्टडी भी करता है। आईएमएफ की बहुत सारी रिसर्च आर्टिकल्स भी हैं इस चीज के ऊपर कि जो प्रॉपर्टी टैक्सेशन है दिस माइट टर्न आउट टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम फॉर गवर्नमेंट्स, क्योंकि इस चीज को अवॉइड करना कंपैरेटिवली मुश्किल है। क्योंकि जब भी आप प्रॉपर्टी अपने नाम पे रजिस्टर करने जाएंगे तो आपको इन एनी केस गवर्नमेंट को बताना ही है कि अच्छा नाउ आई एम द राइटफुल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, और अपने जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, उसमें आप काइंडली
अपडेट कर दें कि आप इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूँ। काइंडली, जाहिर सी बात है कल आपको प्रॉपर्टी सेल ऑफ भी करनी है, उसका लीगल टाइटल आपने सिक्योर करना है। तो इस किस्म की टैक्सेशन से बचना कंपैरेटिवली मुश्किल है। तो IMF ने भी और इस किस्म के दूसरे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी वक्तन फवक्तन गवर्नमेंट्स को ये फोर्स करते आए हैं और इनको जेंटली प्रॉड करते आए हैं कि आप इस डायरेक्शन में सोचें। और फिर गवर्नमेंट ने भी रियलाइज किया कि अच्छा, हमारी इकोनॉमी का बड़ा एक मेजर सेक्टर ये डेवलप होने लगा कि लोग बहुत ज्यादा इनकम कमाने लगे फ्रॉम सेल एंड परचेज ऑफ प्लॉट्स, फ्रॉम कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज। तो इसके बाद एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आया इन टैक्स लॉस, और अब पहली दफा कैपिटल एसेट के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी ऐड कर दिया गया। उसके बाद जो भी आप प्रॉपर्टी सेल ऑफ करते हैं, अदर देन जो कि हम स्टार्ट में एक्सक्लूजन्स डिस्कस हमने की, सो जो भी आप दूसरी प्रॉपर्टी सेल ऑफ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये ओपन प्लॉट्स ऑफ लैंड हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल कैपेसिटी में, जो कि आपका बिजनेस का एसेट नहीं है, आपका पर्सनल एसेट है। इससे मुराद ये कि उस एसेट को आप अपनी बिजनेस की रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज में यूज नहीं करते। सो मे बी आपकी बिजनेस इनकम थी, आपने उसमें से कुछ सेविंग की, उस सेविंग में से आपने फिर एक सेपरेट एसेट परचेज कर लिया, तो ये आपका एक पर्सनल एसेट कहलाएगा। तो इस एसेट को सब्सिक्वेंटली अगर आप सेल ऑफ करते हैं और उससे अगर आपको गेन होता है, तो उसके ऊपर फिर कैपिटल गेन टैक्सेशन राइज होगा, क्योंकि ये अब कैपिटल एसेट की डेजिग्नेशन में आ गया है। तो ये एक बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज था इन टैक्स लॉज ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये भी बात इट इज वेरी लॉजिकल टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप एक कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमेशा थोड़ा सा जरा जेंटल तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो कैपिटल गेन टैक्सेशन और इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से भी ऐसा ही हुआ कि स्टार्ट में रेट्स भी कंपैरेटिवली कम रखे गए, और जो बेसिक एग्जेम्पशन पीरियड था जिसके थ्रू ये डिफाइन किया जाता है कि अच्छा, अगर आपने मिनिमम होल्डिंग पीरियड अपना, फॉर एग्जांपल आपने चलिए 2 साल प्रॉपर्टी भी अपने पास रख के फिर आपने सेल ऑफ कर दी है, तो उसके बाद एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जिसे एक मिनिमम एग्जेम्पशन पीरियड कहा जाता है। उसे भी बड़ा कम रखा गया, स्टार्ट में उसे 2 साल रखा गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे बढ़ा के आजकल की एक कंप्लीटली एक रिवाइज्ड शक्ल दी गई है फॉर टैक्स ईयर 2020, जिसे भी हम जरा अभी कमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो ये एक हमारे पास प्रीएम्बल था ये समझने के लिए कि किस तरीके से टैक्सेशन अराइज होता है ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन पाकिस्तान। अब हम आ जाते हैं कि अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, और प्रॉपर्टी से मुराद यहाँ पे मेरा इमूवेबल प्रॉपर्टी वो है जो कैपिटल एसेट है, जिसमें प्लॉट्स भी आ सकते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी भी आ सकती है। तो यहाँ पे अब हम समझते हैं कि अच्छा, मेरे पास प्रॉपर्टी तो आ गई और अब मैं इसे सेल करने लगा हूं, और अब मुझे कुछ एक गेन भी होता है, तो उस गेन की नंबर 1 मेजरमेंट किस तरीके से होगी, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और दूसरा अहम सवाल ये है कि उसके ऊपर टैक्स रेट क्या अप्लाई होगा और क्या उसकी मोडालिटीज होंगी, क्या उसका मैकेनिज्म होगा। तो अगले कुछ मिनटों में हम ये 2 अहम पहलू हैं जिसे समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, गेन जो है, अगर आपका फाइनेंस से ताल्लुक नहीं भी है, तो एक बहुत हमारी रोजमर्रा की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती है, गेन हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि गेन हमारा क्या है, कि हमारी एक सर्टेन सेल कंसिडरेशन होगी, जो कि क्या होगी, जिस वैल्यू में मैं अपनी प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे जरा सोचिएगा, क्योंकि ये वाला अमाउंट यानी वो वैल्यू जिसके ऊपर मैं अपनी प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर रहा हूँ, दिस इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ डिबेट, और अनफॉर्चुनेटली सो दुनिया भर में ऐसा ही है कि ये वाला जो अमाउंट है जहां पे गेन की कैलकुलेशन होने लगती है, तो इसे लोग जरा ऊपर नीचे करते ही हैं। इसकी जो 100% वैल्यू है वो गवर्नमेंट को बाज़-औक़ात नहीं भी डिक्लेयर की जाती, जो कि एक प्रैक्टिकल रियलिटी है। तो बहरहाल गेन क्या है, गेन है सेल माइनस इंसिडेंटल गेन, सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट और प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके कुछ ब्रोकरेज एक्सपेंसेस हों, कुछ और आपके एसोसिएटेड रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हों जो आपने उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे रजिस्टर करने में इनकर की। सो ऑल ऑफ दीज आर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। तो अगर हम इन कॉस्ट और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को अपनी सेल कंसिडरेशन से माइनस करें तो हम पहुंच जाएंगे गेन पे। लेकिन ये जो सेल कंसिडरेशन है ये आखिर होगी क्या, और गवर्नमेंट किस तरीके से ये मालूम करे कि आप जो सेल कंसिडरेशन गवर्नमेंट को बता रहे हैं वो सही है या कहीं अंडरस्टेटेड तो नहीं है, बिकॉज दैट विल हैव डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस फॉर गवर्नमेंट रेवेन्यूज। तो इस वजह से ये जो एलिमेंट है इसे डिटरमिन करने के लिए गवर्नमेंट बड़ा कंसर्न रहती है। तो यहाँ पे जरा 3 और एलिमेंट्स हम वी ब्रिंग इनटू प्ले। वो क्या है, एक है एक्चुअल सेल वैल्यू। एक्चुअल सेल वैल्यू ऑब्वियसली वो है जो आप गवर्नमेंट को डिक्लेयर कर रहे हैं कि अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने फला जगह प्लॉट लिया या मैंने फ्लैट लिया या मैंने बिल्डिंग परचेज की, तो उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल एक XYZ एक 100,000 या 10 मिलियन की वैल्यू थी जिसपे मैंने वो प्रॉपर्टी परचेज की।
यहाँ पे हम सेल की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हमने सेल किया। लेकिन फिर गवर्नमेंट को क्योंकि अपने सिटीजन्स पे भरोसा थोड़ा कम था, based on their prior experience, based on a lot of research conducted, and based on a lot of registrations that were done over decades and decades of time, तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अच्छा हम एक काम करेंगे कि इस वैल्यू को जरा स्ट्रीमलाइन करने के लिए एंड ऑल्सो टू मेक श्योर कि ये जो वैल्यू है हमसे छुपाई नहीं जा रही या अंडरस्टेट नहीं की जा रही, हम अपनी वैल्यूएशन जरा ले आते हैं बेस्ड ऑन मार्केट रिसर्च। तो गवर्नमेंट ने पहली दफा फेडरल गवर्नमेंट की मैं यहाँ पे बात करूं क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का बड़ा जमाने कदीम से एक सर्टेन वैल्यूएशन रही है फॉर कलेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल टैक्सेस, फॉर कलेक्शन ऑफ टाउन टैक्स, फॉर सीवीटी, फॉर योर स्टैम्प ड्यूटीज, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखी कि ये सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोविंशियल टैक्सेस। तो पहली दफा एफबीआर ने, फेडरल गवर्नमेंट ने इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बड़े सिस्टमैटिक तरीके से इंट्रोड्यूस करना शुरू की। अच्छा, वो वैल्यूएशंस किस तरीके से होती हैं? वो इस तरीके से होती हैं कि सबसे पहले एरिया बताया जाता है, सिटी बताया जाता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये हम पिंडी की बात कर रहे हैं, या इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, या हम हैदराबाद की बात कर रहे हैं, या हम कराची की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसमें ब्रॉड एरियाज जो हैं वो डिफाइन किए जाते हैं कि अच्छा अभी हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, या ये क्लिफ्टन है, या ये फॉर एग्जाम्पल पीएसएचएस है, या ये स्टील टाउन है। और उसके बाद आ जाए फिर टाइप ऑफ जो प्रॉपर्टी है वो बताया जाता है कि ये फ्लैट होगा, या ये आपका कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होगी, या सिर्फ ग्राउंड पे कंस्ट्रक्शन होगी, या ग्राउंड +1 की कंस्ट्रक्शन होगी, या ये कोई ओपन प्लॉट ऑफ लैंड है। तो इस तरीके से एक वैल्यूएशन का मैट्रिक्स बन जाता है जिसकी बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये डिसाइड करता है कि अच्छा आप तो हमें बता रहे हैं कि ये इसकी सेल कंसिडरेशन ये रही है, लेकिन अगर तो ये हमारी वर्कड आउट वैल्यूएशन से कम है तो फिर हम आपकी वैल्यू नहीं मानेंगे, फिर हम अपनी वैल्यू मानेंगे। तो ये एक पहली दफा एक बड़ा सिग्निफिकेंट शिफ्ट आया जिसके हवाले से भी बहुत बहुत स्टार्ट में एक रेजिस्टेंस था। जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स थे, स्टेक होल्डर्स थे, वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ऐसी कोई स्कीम इंट्रोड्यूस की जाए। लेकिन बहरहाल बड़े प्रोफेशनलिज्म के साथ और बड़े अच्छे तरीके से इन चेंज को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया, एंड नाउ दिस हैज बिकम अ जनरली एक्सेप्टेड नॉर्म, जो कि एक अच्छी डेवलपमेंट है अगर हम गवर्नमेंट पाकिस्तान के हवाले से और इकॉनमी के हवाले से देखें। क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली सो ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी और अनटैक्स्ड मनी के पार्क होने का भी एक बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट सेक्टर है, जो कि हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्सेशन का सेक्टर है। तो इस वजह से भी जरूरी था कि ऐसी कोई स्टैंडर्ड स्कीम जो है वो लाई जाए। अच्छा, फिर इसके अलावा कौन सी वैल्यूएशंस हैं? इसके अलावा आ जाती हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वैल्यूएशंस, जैसे यहाँ पे हुकूमत सिंध आप देख सकते हैं। तो ये कहलाते हैं डीसी रेट्स। डीसी रेट्स क्या होते हैं? डीसी रेट्स जो है बड़े जमाने कदीम से जो है, क्योंकि हमारे पास कमिश्नरेट सिस्टम है सिंस वी वर पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, तो उस जमाने से ही जो है ये डीसी रेट्स चले आ रहे हैं। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और ये डिस्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो यूज करती हैं अपने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, जो कि ट्रेडिशनली बहुत बहुत कम होते हैं। तो अक्सर लोगों की प्रैक्टिस होती थी कि जो डीसी रेट है उसी के ऊपर बता देते थे कि ये हमारी सेल कंसिडरेशन है। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए भी गवर्नमेंट ने, ये फेडरल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम अपने जो एफबीआर वैल्यूएशन रेट्स हैं वो इंट्रोड्यूस करेंगे, और हम ताकि डीसी रेट्स की तरफ ना जाए। लेकिन ऑब्वियसली प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं। आप जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो दूर दराज और देहात के इलाकों तक अभी तक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे नहीं कर पाया, इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता, इकोनॉमिकल नहीं होता, इतना ज्यादा वो जो है वो लॉजिकल भी नहीं है कि ऐसा किया जाए। तो कुछ जगह अभी भी जो है वो डीसी रेट्स प्रिवेल करते हैं, लेकिन हत्तल इम्कान लार्जर जो हमारे अर्बन एरियाज हैं वहां पे एफबीआर हैज बीन सक्सेसफुल इन ट्राइंग टू सर्वे एंड गिव आउट देयर ओन फेडरल वैल्यूएशन रेट्स। तो इनकी फिर फर्दर क्या इंप्लीकेशंस होंगी वो हम जरा देख लेते हैं। लेकिन यहां तक हमने ये समझा प्राइमरीली कि 3 किस्मों के सेल कंसिडरेशंस पॉसिबल हो सकती हैं, जिसमें हमारी एक्चुअल सेल वैल्यू है, जिसमें हमारे एफबीआर के वैल्यूएशंस हैं, और जिसमें हमारी डीसी रेट्स हैं या प्रोविंशियल टैक्स रेट्स हैं। अच्छा, एक हम सिनेरियो ये देख लेते हैं कि हमारे पास एक एक्चुअल सेल वैल्यू है और एक एफबीआर ने अपनी जगह नोटिफाई की हुई है कि अच्छा यहाँ पे फॉर एग्जांपल कराची के क्लिफ्टन में आप जाएंगे और वहां पे अगर आपका फ्लैट है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नजर में उस फ्लैट के पर स्क्वायर की एक सर्टेन वैल्यू होगी। तो ऐसी सिचुएशन में अब सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा एफबीआर की वैल्यू भी है और आप अपनी जगह एक एक्चुअल सेल वैल्यू भी डिक्लेयर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो गवर्नमेंट at the time of computing capital gain, and remember there are 2 sides to this transaction, एक तो जो है वो सेलर पर्सपेक्टिव है लेकिन एक बायर पर्सपेक्टिव भी है, राइट?
जो परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसे भी ये देखना है कि मैं जब अपने वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर इस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करूंगा तो मैं उसकी वैल्यूएशन आखिर क्या लूंगा। तो एक तो आपकी हो गई एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है आपका जिसे सेल डीड कहा जाता है, जो कि आप रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट कराते हैं, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट कराते हैं कि अच्छा इसकी बेसिस पे दोनों पार्टीज प्रेजेंट होती हैं, कहा जाता है कि अच्छा इसकी बेसिस पे अब इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाए गवर्नमेंट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में फ्रॉम पार्टी ए टू पार्टी बी। तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसे सेल डीड कहा जाता है, जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि अच्छा ये जो हमने ट्रांजैक्शन की है हमने इस सर्टेन वैल्यू पे की है जिसे हम कह रहे हैं एक्चुअल सेल वैल्यू। अच्छा लेकिन गवर्नमेंट कहता है कि अच्छा आपने डिक्लेयर किया कि ये मैंने ट्रांजैक्शन किया फॉर एग्जांपल 15 लाख पे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नजर में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू तो है 25 लाख। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने जो टैक्सेस आपसे लेगा, यानी जो कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन होगी, या स्टार्ट में हमने देखा कि सर्टेन कुछ एडवांस टैक्सेस होते हैं ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ऑन परचेज ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि फेडरल के एम्बिट में आते हैं। तो जो एफबीआर है वो अपने टैक्सेस कौन सी वैल्यू पे लेगा, क्या आपकी डिक्लेयर्ड वैल्यू पे लेगा या वो अपनी वैल्यूएशन में लेगा, प्रोवाइडेड आपकी डिक्लेयर्ड वैल्यू कम है। तो ऐसी सिचुएशन में एफबीआर वो जो वैल्यूएशंस लेगा वो अपनी वैल्यूएशंस लेगा। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लॉ जो कि हमें समझना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ द सेलर एज वेल एज द परचेजर, क्योंकि परचेजर ने ऑब्वियसली ये भी देखना है, और यहाँ पे अक्सर लोग आके फंस जाते हैं कि भाई आपकी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर पिछले सालों तक जो कम्युलेटिव सेविंग है और इस साल की अगर फॉर एग्जांपल कुछ इनकम है, क्या वो इतनी है जिसकी बेसिस पे आप बता सकें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि भाई ये 25 लाख की वैल्यू की एक प्रॉपर्टी में परचेज कर रहा हूं, लेकिन आपके पास जो सेविंग है वो तो सिर्फ 15 लाख है या 10 लाख है। तो ये गैप आप किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं, जो कि आप नहीं कर सकते। तो उसका एक तरीका ये है कि आपको ऑब्वियसली बताना पड़ेगा कि नहीं मेरी कुछ इनकम थी, या मैंने किसी से लोन लिया, किसी बैंक से लोन लिया, कोई पर्सनल लोन लिया, या बाहर फॉर एग्जांपल हमारे कोई रिलेटिव्स रहते हैं, मेरे भाई रहते हैं, कुछ मेरे फॉर एग्जांपल स्पाउस रहते हैं, उन्होंने मुझे होम रेमिटेंस की मदद में पैसे दिए या लोन लिया या गिफ्ट दिया, उसकी बेसिस पे मैं प्रॉपर्टी परचेज कर पाया। तो इस वजह से ये गैप को फिलअप करना होता है। तो ये ट्रांजैक्शन के मल्टीपल एंगल्स हैं जो समझने वाले हैं। अच्छा दूसरी फिर हम सिचुएशन में आ जाते हैं जहां पे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि देहात में ऐसा होता है, रूरल एरियाज में फॉर एग्जांपल, या आप स्मॉल टाउन्स में चले जाएं, वहां तक पे अभी तक जो है वो एफबीआर ने अपनी वैल्यूएशन का कंप्लीट सर्वे कर नहीं पाए, या वो मुनासिब नहीं समझते कि इतना ज्यादा एफर्ट किया जाए, क्योंकि आप ये भी समझे प्रैक्टिकली कि इन वैल्यूज को बार बार रिवाइज करने की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि एक दफा, क्योंकि अगर 2013 में फॉर एग्जांपल पहली दफा एफबीआर ने इंट्रोड्यूस किया, तो ऐसा नहीं है कि 2013 में या 15 में अगर उन्होंने ये वैल्यूएशंस दे दी तो उसके बाद ये कभी भी वैल्यूएशंस रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा करने लगे तो ये वही मामला हो जाएगा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डीसी रेट्स हैं, क्योंकि वो जमाने कदीम से रिवाइज नहीं होते। सो एफबीआर ऑब्वियसली हैज टू इंश्योर कि बार बार अपनी वैल्यूएशंस को रिवाइज करते चले। तो इस वजह से भी उन्हें ये देखना पड़ता है कि क्या ये फीजिबल है, क्या ये एफिशिएंट है कि हम पूरे पाकिस्तान की बार बार वैल्यूएशन करें, हर 6 महीनों में, हर 3 महीनों में हम ये एक्सरसाइज करें फॉर द होल ऑफ पाकिस्तान। तो इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि अच्छा हम छोटी टाउन्स की फॉर एग्जांपल नहीं करेंगे, या हम रूरल एरियाज की नहीं करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आल्सो रिलाइज ऑन द डीसी रेट्स, ऑन द प्रोविंशियल वैल्यूएशन रेट्स, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इस्तेमाल करता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप देखें कि ऐसी सिचुएशन में अगर फॉर एग्जांपल ऐसा हो कि आप जो अपनी सेल वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं वो जो डीसी रेट्स हैं उनसे भी कम है, जो कि प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। लोग थोड़ा आसरा फिर भी कर लेते हैं, क्योंकि इसकी वजह ये है कि डीसी रेट्स बहुत बहुत कम होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं वेरी प्रैक्टिकली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस बात करूं, तो अगर फॉर एग्जांपल एक 100% पे अगर कोई वैल्यूएशन है जो एक्चुअल सेल ट्रांजैक्शन की जा रही है, तो डीसी रेट्स उसका 5% होंगे, 3% होंगे, 7% होंगे, बहुत कम होते हैं। दे रियली नीड टू बी रिवाइज्ड। तो ऐसी सिचुएशन में इवन एफबीआर उन्हीं डीसी रेट्स के ऊपर रिलाई करेगा, और अगर आपकी डिक्लेयर्ड सेल वैल्यू डीसी रेट से भी कम है तो एटलीस्ट जो डीसी का वैल्यूएशन रेट है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का वैल्यूएशन रेट है, वो लिया जाएगा। तो इसकी बेसिस पे अब ये डिसाइड हो गया कि अच्छा आपकी सेल कंसिडरेशन कौन सी होगी। यानी सबसे पहले तो हम देखेंगे एक्चुअल सेल वैल्यू सबसे ज्यादा है या नहीं है। अगर आप कह रहे हैं नहीं वो एफबीआर वैल्यू से कम है, तो ऐसी सिचुएशन में एफबीआर वैल्यू ली जाएगी। फिर आप कह रहे हैं नहीं एफबीआर वैल्यू से भी कम है और डीसी रेट से भी कम है, क्योंकि अमूमन डीसी रेट्स हर इलाके में होते ही है। तो आप कह रहे हैं कि नहीं मेरी जो एक्चुअल सेल वैल्यू है वो डीसी रेट से भी कम है, हो सकता है अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं,
फोर्स सेल वैल्यू की सिचुएशन है, आप अपनी प्रॉपर्टी सेल ऑफ करना चाहते हैं, कोई बायर नहीं है, या कोविड की सिचुएशन है, पैंडेमिक है, यू रियली वांट टू हैव सम लिक्विडिटी और आपके पास प्रॉपर्टी है, आप उसे सेल ऑफ करना चाहते हैं, सो कोई भी एक म्यूचुअली एग्रीड प्राइस पे आपने सेल ऑफ कर दिया, डीसी रेट से भी आपकी वैल्यू जो है वो कम चलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में मुमकिन है कि आप डीसी रेट से भी कम चले जाएं, तो फिर डीसी रेट्स के ऊपर सेल कंसिडरेशन ली जाएगी अगर एफबीआर रेट्स वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से हम पहुंच गए एक हमारी गेन की वैल्यूएशन के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा गेन क्या है, सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट हमारी, अगर आपका सवाल है कि कॉस्ट हमारी कौन सी होगी, तो जाहिर सी बात है जो आपने पिछली सेल की ट्रांजैक्शन में आप यू वर अ पार्टिसिपेंट, राइट, आप परचेजर थे, तो वो वाली कॉस्ट जो है वो आपके लिए इस ट्रांजैक्शन के लिए कॉस्ट बन जाएगी, और अगली फिर जो आप ट्रांजैक्शन करने लगे हैं उसमें फिर जो सेल कंसिडरेशन हमने अभी समझा कि किस तरीके से वर्कआउट होती है, उसकी बेसिस पे आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गेन पे पहुंचेंगे, और जिसके ऊपर फिर टैक्स रेलेवेंट रेट अप्लाई होके और अपने मैकेनिज्म के हिसाब से आपके ऊपर एक टैक्स रेट अप्लाई होगा। अब उसका क्या मैकेनिज्म है वो हम जरा समझ लेते हैं क्विकली बिफोर वी गो ऑन टू द प्राइम मिनिस्टर स्पेशल पैकेज फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जिसके कुछ मेन जो पॉइंट्स है वो हम समझ लेंगे बिफोर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। अच्छा, ये वाला जो टैक्स रिजीम आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो टैक्स रिजीम आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज एप्लीकेबल फॉर टैक्स ईयर 20। फॉर टैक्स ईयर 19 वो डिफरेंट था, लेकिन अभी क्योंकि टैक्स ईयर 20 है, अभी जो टैक्स रिटर्न फाइलिंग होगी, जो भी कंप्यूटेशंस होंगी वो इसी स्कीम के हिसाब से होंगी। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे, और इसके बारे में भी आपको बताता चलूं कि दिस वाज आल्सो अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम द टैक्स स्कीम जो कि एप्लीकेबल था फॉर टैक्स ईयर 19। जैसे क्या, फॉर एग्जांपल, इससे पहले जो एग्जेम्पशन पीरियड था वो 3 साल था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर ओपन प्लॉट ऑफ लैंड जो एग्जेम्पशन पीरियड है वो बहुत ज्यादा बढ़ा के कंपैरेटिवली मोर देन डबल करके 8 सालों पे ले जाया गया है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स पे ले जाया गया है। लेकिन कुछ इसके अंदर फिर भी एक रिलीफ है अपनी जगह। सो इसके अंदर ये कहा गया कि भाई अगर आप 1 साल के अंदर अंदर प्रॉपर्टी परचेज करके सेल ऑफ कर देते हैं, और यहाँ से मूवेबल प्रॉपर्टी जब हम कह रहे हैं तो ये ओपन प्लॉट भी है और ये कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, जैसा कि आप इन 2 कॉलम्स में देख सकते हैं। अगर आप 1 साल के अंदर अंदर लेके सेल ऑफ कर देते हैं, परचेज करके सेल ऑफ कर देते हैं, तो गवर्नमेंट का एक थोड़ा फंडामेंटल अजम्पशन ये है, जो कि हो सकता है वो गलत भी हो, लेकिन कुछ बहरहाल उनका अजम्पशन ये है कि अगर आप 1 साल के अंदर ही सेल ऑफ कर देते हैं तो ये जरूर आपने गेन की इंटेंशन से ही लिया होगा, कैपिटल गेन की इंटेंशन से लिया होगा, और ना कि आपने अपने प्राइवेट यूज के लिए लिया होगा। इस वजह से इन्होंने कहा कि इसको तो जरा हम 100% जो भी आपका गेन होगा उसे जरा हम टैक्स कर देते हैं। कैसे टैक्स करेंगे? इस तरीके से टैक्स करेंगे कि भाई जहां पे गेन जो है वो 5 मिलियन के अंदर अंदर है तो 5%, 5 मिलियन से 10 मिलियन के दरमियान है तो 10%, अच्छा 10 मिलियन 15 मिलियन के दरमियान है तो 15%, एंड देन उससे ज्यादा स्ट्रेट रेट ऑफ 20%। तो इन्होंने कहा कि अच्छा 1 साल के अंदर अंदर आप सेल ऑफ कर देते हैं तो ये जरूर आपकी गेन की नियत होगी, आज जरा ऐसे तो हम 100% चार्ज कर देते हैं। फिर कहते हैं कि अच्छा 1 साल से अगर हम आगे चले गए तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा हमें एक एग्जेम्पशन मिल गया, थोड़ा हमें इस्तिस्ना मिल गया कि चले 1 साल तक अगर आपने होल्ड करके रखा तो हम मान लेते हैं कि आपका 100% इंटेंशन जो होगा वो गेन कमाने का नहीं होगा। हो सकता है आप प्राइवेट यूज के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन आपने उसे सेल ऑफ कर दिया, तो फिर आप थोड़ा आपको एग्जेम्पशन मिलने लगता है। यहाँ पे फिर जो पार्ट्स हैं वो डिवाइड करते हैं फॉर ओपन प्लॉट ऑफ लैंड एंड फॉर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का कंपैरेटिवली कम है 4 साल, और ओपन प्लॉट का ज्यादा है 8 साल। उसकी वजह यह है कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के हवाले से फिर भी कंपैरेटिवली ये अज्यूम किया जा सकता है कि इसमें 100% इंटेंशन जो होगी वो आपकी कैपिटल गेन की नहीं होगी। लेकिन अगर आप बार बार ऐसा ही कर रहे हैं कि ओपन प्लॉट परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ओपन प्लॉट परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो फिर तो गवर्नमेंट इज 100% कन्विंस्ड कि आपकी इंटेंशन कैपिटल गेन कमाना ही है, और जो आपका गेन है उसमें गवर्नमेंट का भी हक बनता है कि थोड़ा सा अमाउंट ऑफ टैक्स उसे मिलना चाहिए। तो इसी इंटेंशन और इसी इंटेंट के साथ ही स्कीम को डिजाइन किया गया है। अच्छा, हम आ जाए नेक्स्ट रंग ऑफ टैक्सेशन के ऊपर। वो क्या है कि ओपन प्लॉट ऑफ लैंड के केस में आप चले जाएं 1 साल से ऊपर, यानी 1 साल अब हो गया है, अब आप आ गए 366 डे के ऊपर। सो 1 साल से ऊपर अप टू 8 years
आपका जो भी अमाउंट ऑफ टैक्स गेन होगा, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ रुपए है, उसका 25% एग्जेम्प्ट और 75% जो कि आप पहले कॉलम में देख सकते हैं ये होगा टैक्सेबल। 75% ऑफ गेन टैक्सेबल होगा 8 सालों तक। 8 साल आपने क्रॉस कर लिए, उसके बाद क्या होगा, 0% टैक्स। अगर आपने कोई ओपन प्लॉट ऑफ लैंड लेके 8 साल तक आपने रखे रखा है, 8 साल तक आपने बिल्कुल भी सेल ऑफ नहीं किया, तो गवर्नमेंट तो 100% मानने के लिए तैयार है कि आपकी बिल्कुल भी ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि आप इसे राइट अवे सेल करना चाहते थे या गेन कमाना चाहते थे। हो सकता है आपने ये प्लॉट लिया था अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए, अपना घर बनाना चाहते थे, बहुत ज्यादा टाइम अब आपको हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट अब आप 8 सालों के बाद जो भी आपका गेन हो, अब वो 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होगा अभी तक का जो टैक्स लॉस है उसके हिसाब से। अगर हम आ जाए कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में, तो जो 8 सालों का टाइम है वो कंपैरेटिवली कम है, वो 4 साल है। 4 साल तक आपने रखे रखा, सो फ्रॉम 366 डे ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी, यानी एक्विजिशन से मतलब है जब लीगल टाइटल आपके पास ट्रांसफर हो गया, यानी सेल डीड आपने रजिस्टर करा ली विद सब रजिस्ट्रार। सो उस डेट से लेके आप चले जाएं 4 साल तक। इन 4 सालों तक जो भी अमाउंट ऑफ गेन होगा आपका, वो 75% सिर्फ टैक्स होगा, 25% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और 4 साल आपने एक दफा क्रॉस कर लिए, तो उसके बाद जो भी आपका अमाउंट ऑफ गेन होगा 100% एग्जेम्प्ट। तो ये एक ब्रॉड स्कीम है इमूवेबल प्रॉपर्टी की टैक्सेशन की। लेकिन स्टार्ट में जैसे मैंने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जो रियल एस्टेट सेक्टर है ओवरऑल, उसकी सिग्निफिकेंस हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। एंड विद द बैकग्राउंड ऑफ कोविड-19, गवर्नमेंट ने भी यही डिसाइड किया है कि हम सबसे पहले प्रायोरिटी पे इस सेक्टर को स्टिमुलेट करेंगे ताकि आवाम को ओवरऑल रिलीफ मिले, ताकि एक्टिविटीज जरा क्विकली जंप स्टार्ट हो जाए। तो इस चीज को जहन में रखते हुए ही कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक स्पेशल रिलीफ पैकेज अनाउंस किया फॉर कंस्ट्रक्शन सेक्टर। उनकी जो है वो कुछ हम ब्रॉड पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर क्विकली हम अगर आपके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें एड्रेस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहली जो खुशखबरी मैं कहूंगा फॉर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज, वो है क्लियर एमनेस्टी। अच्छा, गवर्नमेंट ने उस प्रेस ब्रीफिंग में और सब्सिक्वेंटली भी जो है वो एमनेस्टी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस ये एक दोबारा से एक एमनेस्टी दी जा रही है टू द रियल एस्टेट सेक्टर। इससे पहले जो लास्ट एक एमनेस्टी थी, उसका भी बहुत बड़ा फोकस जो है वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी ही थी, क्योंकि उसे डिक्लेयर करने का जो आपका रेलेवेंट रेट था वो बहुत कम था एज कंपेयर टू अदर एसेट्स। और यहाँ पे भी देखा जाए कि ये एक स्पेशल आपको एमनेस्टी दी गई है, जिसमें कहा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अच्छा, अगर आपके पास या तो जमीन पड़ी हुई है, पहले ही से आप लैंड ओन करते हैं, या आप लैंड दोबारा से अभी आप परचेज कर रहे हैं और उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो दोनों सूरत हाल के अंदर ये जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं अप टिल 30 जून 2022, आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा कि इसका सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, जिसे कहा जाता है दैट द इम्प्लीकेशंस और द रेपरकशंस ऑफ सेक्शन 111 will not apply to inquiring you as to what are the inquiring from you as to what exactly are the source of funds for this activity। कि आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा कि ये जो आप प्लॉट लेने लगे हैं और उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या ऑलरेडी आपके पास प्लॉट था और उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसका सोर्स ऑफ फंड्स क्या है। दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ एन एमनेस्टी स्कीम। तो एक तो बहुत अहम पॉइंट आपके लिए ये है कि इसके ऊपर आपको एक स्पेशल एक एमनेस्टी दी जा रही है अगर आप फ्रेश कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ऑन लैंड ऑलरेडी ओन्ड बाय यू, या आप लैंड परचेज करके उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अच्छा, और क्या कहा गया है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है फॉर हमारे वो साथी जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, जो लैंड डेवलपमेंट का काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो बिल्डिंग्स एंड डेवलपमेंट का काम है, कि एक तो ये है कि आपके लिए स्ट्रेट फिक्स टैक्स रिजीम जो है वो अप्लाई होगा बेस्ड ऑन स्क्वायर फुटेज एंड स्क्वायर मीटरेज, स्क्वायर यार्ड्स के बेसिस पे आपके ऊपर एक फिक्स टैक्स रिजीम अप्लाई होगी, ताकि आपको अपनी टैक्स की कंप्यूटेशन के हवाले से बहुत आसानी हो जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ा मुश्किल होता है ये वर्कआउट करना कि अच्छा फॉर एग्जांपल मैं एक पार्सल ऑफ लैंड को डेवलप कर रहा हूँ, तो उसमें मेरी टोटल सेल कंसिडरेशन ये है, ये मेरे टोटल इनपुट्स हैं, उसकी मैं कॉस्ट वर्कआउट करूँ। अच्छा, फिर लॉन्गर टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, 3 सालों के प्रोजेक्ट्स हैं, 5 सालों के प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये किस तरीके से वर्कआउट होगा, तो ये
जो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है उसकी बड़े अरसे से ये एक डिमांड रही है कि आप हमारे ऊपर फिक्स टैक्स रजीम अप्लाई कर दें, हम आपको पर स्क्वायर फुट एंड पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से टैक्स दे देंगे और हमसे और फर्दर कुछ भी क्वेश्चंस ना पूछे जाए। जो कि अगर आपको इफ यू आर रिलेटेड टू दिस सेक्टर तो आपको पता होगा कि वो वाले प्रोजेक्ट्स जो कि 2017 में कमेंस किए गए थे उनके ऊपर ऑलरेडी ये एक स्पेशल स्कीम ऑलरेडी अवेलेबल है फॉर ओनली दोज प्रोजेक्ट्स व्हिच कमेंस्ड इन 2017, ना उससे पहले ना उससे बाद। लेकिन अब दोबारा कहा गया कि अच्छा जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर फिक्स टैक्स रजीम अप्लाई होगा। अलबत्ता इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो जैसे जैसे अभी लॉज के अंदर अमेंडमेंट आएगी, क्योंकि अभी एक प्रेस ब्रीफिंग होल्ड की गई है, अभी तक लॉज के अंदर अमेंडमेंट नहीं आई है, तो जैसे अमेंडमेंट आएंगी तो उसके बाद डेफिनेटली जो है वो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि इस रिलीफ पैकेज के क्या लीगल इम्प्लीकेशंस हैं। तो एक तो ये एक बहुत अहम पॉइंट हो गया। दूसरा ये कि इस सेक्टर कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड जो भी वेंडर्स हैं उनसे विदहोल्डिंग टैक्स कुछ भी कंप्यूट नहीं किया, कुछ भी डिडक्ट नहीं किया जाएगा, जो कि बहुत एक मेजर एग्जेम्पशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अलाउ किया है। बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर नॉन कॉर्पोरेट प्लेयर्स और दूसरे वो जो कि सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं स्टील एंड सीमेंट के। इनके अलावा बाकी जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जो वेंडर्स हैं, उनसे विदहोल्डिंग टैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं करेंगे, जो कि एक मेजर रिलीफ है। और दूसरी बात ये कही गई कि अच्छा आप जो फिक्स टैक्स अपना पे करेंगे तो उसका 10 टाइम्स आप अपनी वेल्थ में अपनी इनकम शो कर पाएंगे। तो ये तीन एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सेक्टर से पर्टेन करती हैं। अच्छा, ये एक पॉइंट है जो कि बहुत अहम है फॉर एवरीवन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं या आप एक प्राइवेट इंडिविजुअली क्यों ना हो। ये कहा गया कि अच्छा आप पहला घर परचेज कर रहे हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो भी रेलेवेंट टैक्सेस होते हैं वो आप बिल्कुल भी पे नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन टैक्सेस होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को आप पे करते हैं, टाउन टैक्स है, फॉर एग्जांपल स्टैम्प ड्यूटीज हैं, इस किस्म के बहुत सारे टैक्सेस हैं जो कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक ज्यादा मालियत का घर परचेज कर रहे हैं या आप बनवा रहे हैं तो दोनों सूरत हाल के अंदर काफी एक हेवी एक आउटफ्लो हो जाता है ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो ये एक स्पेशल एग्जेम्पशन दिया गया कि इससे रिलेटेड जो भी टैक्सेस हैं वो आपके ऊपर अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होंगे, यू विल हैव कंप्लीट एग्जेम्पशन फ्रॉम दिस। और ऑब्वियसली ये भी एक कहा गया है कि जो रियल स्टेट, जैसे मैं आपको बता रहा था कि एफबीआर की अपनी वैल्यूएशंस हैं, तो उन्हें भी रैशनलाइज किया जाएगा, उन्हें दोबारा रिविजिट किया जाएगा, जो एक्चुअल मार्केट इंटेलिजेंस है उसकी बेसिस पे उन्हें मार्केट के करीब तरह लाया जाएगा और जो उसके ऊपर रेलेवेंट कैपिटल गेन है वो टैक्स जो है वो कंपैरेटिवली कम किया जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मे बी जो रेट्स हैं इन्हें थोड़ा और रैशनलाइज किया जाए, कंपैरेटिवली थोड़ा कम किया जाए, और साथ साथ एक बहुत क्लियर कट और भी जो बेनिफिट दिया गया जो कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के हवाले से आप जैसे इस स्लाइड पे देख पा रहे होंगे कि अभी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का बेसिक एग्जेम्पशन जो है वो 4 साल किया गया है, इसे भी रिड्यूस करके 3 साल की अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस स्पेशल रिलीफ पैकेज के अंदर अलाउ किया है। उसके अलावा भी काफी पॉइंट्स हैं लेकिन वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर बहुत ज्यादा राइट अवे इंप्लीमेंट नहीं होते, बहुत ज्यादा उनके इम्प्लीकेशंस नहीं है। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है, उसका एक रेलेवेंट इंडस्ट्री बोर्ड होगा जो कि उसकी स्टिमुलेशन के हवाले से और उसकी डेवलपमेंट के हवाले से बहुत अहमियत रखता है, बट कंपैरेटिवली इन द लॉन्गर रन इमीडिएट इम्प्लीकेशंस उसकी बहुत ज्यादा नहीं होंगी। तो आई होप ये जो हमारा सेशन था ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा। यहाँ पे मैं अपनी जो टॉक है उसे कंक्लूड करता हूँ और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं क्विकली जरा टेकअप करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारा जो अलॉटेड टाइम था उससे हम आगे बढ़ चुके हैं काफी हद तक। तो जो भी आपके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो हम जरा क्विकली कोशिश करते हैं कि उन्हें हम एड्रेस करते चले बिफोर द कंक्लूजन ऑफ दिस सेशन। अच्छा जी, एक तो बेसिक क्वेश्चन है जो कि इस सेशन से स्पेसिफिकली पर्टेन नहीं करता, लेकिन बहरहाल ये है कि क्या एक स्टूडेंट है या समबडी वर्किंग एज ए टीचिंग असिस्टेंट, क्या वो टैक्स फाइलर बन सकते हैं या नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। फाइलर बनने के लिए आपको सिर्फ अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है ऑन अ टाइमली बेसिस, डेडलाइन के अंदर अंदर। अगर वो डेडलाइन क्रॉस हो चुकी है, जैसे अभी क्रॉस हो चुकी है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो एक 1000 रुपीज का लेट फाइलिंग का चलान आपने पे करना है टू एफबीआर। उसकी बेसिस पे आप एक फाइलर बन जाएंगे और एक फाइलर बनने के तमाम फवायद हासिल कर पाएंगे।
अच्छा जी, होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। जी, एक हमारे पास ये क्वेश्चन है जी, एक तो है कि डीसी रेट क्या है। तो जो मैं आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट टैक्स रेट्स बता रहा था वो बेसिकली डीसी रेट्स ही हैं। तो उसे आप किसी और रेट से कंफ्यूज मत कीजिएगा। आपके डीसी रेट्स वही हैं जो कि जहाँ पे फेडरल वैल्यूएशन नहीं अवेलेबल होती, एफबीआर की वैल्यू अवेलेबल नहीं होती, तो फिर डीसी रेट्स की तरफ जाया जाता है। अच्छा, एक सवाल है, इफ एक्चुअल सेल वैल्यू इज हायर देन डीसी डिक्लेयर्ड रेट और एफबीआर वैल्यू, देन व्हिच वैल्यू विल बी टेकन? ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक्चुअल डिक्लेयर्ड सेल वैल्यू एफबीआर रेट से भी ज्यादा है और डीसी रेट से भी ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ भी नहीं होगी कि आप जो अपना एक्चुअल हायर रेट है वही डिक्लेयर करें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जाहिर सी बात है गेन जो डिक्लेयर करेंगे आप ज्यादा करेंगे और गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, प्रोवाइडेड कि आप बेसिक एग्जेम्पशन के अंदर अंदर ही है। तो ऐसी सिचुएशन में आप वही डिक्लेयर करें, ये आपके लिए भी सही है, गवर्नमेंट के लिए भी बेहतर है और ओवरऑल आवाम के लिए भी काफी बेहतर है, क्योंकि टैक्स कंपैरेटिवली ज्यादा जमा होगा। तो आजकल जैसे ये पैंडेमिक सिचुएशन है तो इसमें वी शुड हैव मोर फंड्स ताकि वो अच्छे तरीके से यूज हो। अच्छा, ये एक सवाल है, ये है कि व्हाट अबाउट इंक्वायरी इन सोर्स ऑफ फंड्स फॉर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी? क्या अगर फॉर एग्जांपल अभी की हम बात करें तो इस स्कीम से पहले मैं कंस्ट्रक्शन कर चुका हूं, यानी इससे पहले कि हम डिक्लेरेशन की कौन सी बात करेंगे, 30 जून 2019, जिसका टैक्स 19 का टैक्स फाइल ऑलरेडी कर चुका हूं, अपना रिटर्न वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर चुका हूं। अच्छा, उसमें मैंने कोई प्रॉपर्टी डिक्लेयर की या मैंने कोई कंस्ट्रक्शन की, वो मैंने बताई नहीं है, या मैंने बता दी है या फिर अभी मैंने बताई नहीं है, दो सिचुएशन। अगर तो मैंने उसके बारे में बता दिया है तो मेरी असम्पशन ये है कि अगर आपका टैक्स फाइलिंग प्रोफेशनल था, जो टैक्स कंसल्टेंट था, इफ ही वाज वर्थ हिज सॉल्ट, तो ही वुड हैव मेड श्योर कि भाई वो जो आपका जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसे डिक्लेयर करने के एडिक्वेट मींस अवेलेबल थे, और फिर ही आपने उसे डिक्लेयर किया, वरना तो फौरन आप क्वेरी। अब दूसरा सवाल ये है कि मैंने उसे डिक्लेयर ही नहीं किया, अब मुझे केमिस्ट्री अवेलेबल है, अब मैं क्या करूँ? तो इसमें मेरा ख्याल है कि अभी इंशाल्लाह जब ये लॉज आते हैं तो और उसमें मैकेनिज्म आ जाएगी। उसकी कमेंसमेंट डेट क्या है? क्लोजर डेट तो फिर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बता दी है, लेकिन कमेंसमेंट डेट क्या है? लेकिन फिर भी एक रीजनेबल हद तक अज्यूम किया जा सकता है कि जो भी आपकी अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज हैं उन्हें आप डिक्लेयर कर दें। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ज़्यादा इस गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसे जरा स्टिमुलेट किया। तो इस वजह से प्रॉपर्टी को आप डिक्लेयर कर पाएंगे विदाउट एनी हैसल, और वो आपके लिए मुमकिन हो पाएगा। सो होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद हम दो और क्वेश्चंस लेंगे इंशाल्लाह एंड देन आई विल टेक यू लीव। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इज कैपिटल गेन वैलिड ऑन सेलिंग इनहेरिटेड प्रॉपर्टी? बिल्कुल। सो ये अक्सर एक सिनेरियो आता है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो मैंने परचेज नहीं की, मैंने इनहेरिट की है या मुझे गिफ्ट मिला है। अगर फॉर एग्जांपल जो भी मुझे इनहेरिटेंस में देना चाहते हैं, अगर वो अभी तक हयात हैं, तो उसे गिफ्ट भी कहा जा सकता है, उसे इनहेरिटेंस भी कहा जा सकता है। अच्छा, मुझे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिली, मैंने उसे फर्दर सेल ऑफ कर दिया। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो हम ये देखें कि भाई मेरी जो कॉस्ट है, पीछे जो हम गेन की स्लाइड में आप देखेंगे कि ये जो कॉस्ट है बेसिकली इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, तो ये कॉस्ट मेरे लिए कौन सी होगी पहले तो ये समझना जरूरी है। तो जब ये इनहेरिटेंस होती है तो उस टाइम की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो मेरे लिए कॉस्ट बन जाएगी, और फेयर मार्केट वैल्यू का सबसे जो ऑब्जेक्टिव इंडिकेशन है दैट इज द एफबीआर वैल्यू। तो आप उस टाइम की एफबीआर वैल्यू पे इस प्रॉपर्टी को इन कर लें, ये आपके लिए कॉस्ट बन गई। अच्छा, सब्सिक्वेंटली, और यही फिर आप डेट ऑफ इनिशियल आप अपने पास रिकग्निशन शो करेंगे। अच्छा, सब्सिक्वेंटली आप सेल ऑफ करने जाते हैं 1 साल के ऊपर, 3 सालों के ऊपर या 10 सालों के ऊपर, तो फिर आपके ऊपर ये वाले प्रोविजंस अप्लाई होंगे जो हमने डिस्कस किए। फिर आप ऐसे ही समझे, आपके लिए एक दफा वो कॉस्ट आ गई,
आगे सेल करते टाइम आप ऐसे ही समझें एज इफ यू हैड एक्वायर्ड दैट प्रॉपर्टी एंड नाउ यू वांट टू सेल इट ऑफ। तो बीच में जो कैपिटल गेन होगा वो आपके लिए 100% उसी तरीके से टैक्सेबल होगा एज इफ यू हैड एक्वायर्ड दैट प्रॉपर्टी कमर्शियली, और अब आप उसे सेल ऑफ करने जा रहे हैं। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। जी एक फाइनल हम क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम आपसे इजाजत लेंगे। अच्छा जी, एक ये क्वेश्चन है, कैन अ नॉर्मल सिटीजन also start construction of the property from 14th April as currently there is restriction on this? अच्छा, इस हवाले से आई एम नॉट श्योर आप जो है वो कंस्ट्रक्शन की रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं, उसकी टैक्स इम्प्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल एक दफा कंस्ट्रक्शन सेक्टर को तो अब वैसे भी इजाजत दी गई है कि आप अपनी एक्टिविटीज कमेंस कर लें, तो वो तो आई एम श्योर आप कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आई थिंक आफ्टर नोटिफिकेशन टू द रेलेवेंट एसएचओ ऑफ द एरिया, लेकिन उसके अलावा भी उसकी टैक्स इम्प्लीकेशंस की भी बात करें तो अभी जो आप कंस्ट्रक्शन करने लगेंगे या आपकी जो ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन है उसमें भी आप ये इस्तिस्ना, इस एग्जेम्पशन को हासिल कर सकते हैं। सो आई होप ये सेशन आपके लिए इट वाज इंफॉर्मेटिव टू यू। आपको प्रॉपर्टी टैक्सेशन के, इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से जो टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं उन चीज़ों के हवाले से काफ़ी क्वेश्चंस आई होप आपके आंसर हो गए होंगे। आपके फर्दर जो भी क्वेश्चंस हों आप हमारे जो बी फाइलर का पेज है जहाँ पे इंशाल्लाह इस वीडियो को हम पोस्ट भी करेंगे ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हमारा फॉर एग्जांपल फेसबुक पेज है, तो वहाँ पे आप कमेंट्स में आके अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर दीजिएगा, या आप हमारे पास साइन अप करके अपनी जो भी क्वेश्चंस हैं आप हमें ईमेल करें एंड आवर टैक्स टीम विल बी श्योर टू गेट बैक टू यू राइट अवे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, टेक केयर।